तो देखो क्लास 12 प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के ये लेक्चर में हमें चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिनमें टॉपिक 2.3 से हम स्टार्ट करेंगे। देखो 2.3 सॉल्युबिलिटी हमें यहाँ पे समझनी है। तो सॉल्युबिलिटी कैसे समझ पाए, तो मैंने एक बीकर लिया और ये बीकर में मैंने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्वेंट ले लिया। ये मेरे पास है सॉल्वेंट। अभी ये सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम कितना सॉल्यूट या कितना सब्सटेंस डिसॉल्व करवाते हैं, मैक्सिमम कितना सब्सटेंस हम डिसॉल्व कर पाते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख दी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature is known as solubility. चलो पॉइंट नंबर 2, solubility depends on which factors. solubility कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट है? तो स्टूडेंट्स पहले तो दोनों के नेचर पे डिपेंडेंट है। सॉल्वेंट और जो सब्सटेंस या जो सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, ये दोनों के नेचर पे डिपेंडेंट है। सो देखो दो पॉइंट यहाँ पे लिखे 1 and 2, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। चलो तीसरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। जो भी आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। अगर मान लो गैसियस सॉल्यूट है तो वहां पे प्रेशर भी अफेक्ट करेगा। तो एक 2 मार्क का क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, विच फैक्टर डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी। इसको कॉपी कर लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि हमें जो सॉल्युबिलिटी देखनी है ना, वो 2 टाइप्स की देखनी है। यहाँ पे मैं आपको पहले बीकर में समझा दूं। देखो ये मैंने 2 बीकर लिए हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था ये चैप्टर में हम ओनली लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। सो जब सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्वेंट आपका लिक्विड में ही होगा। तो ये सॉल्वेंट लिक्विड है। एक बार हम लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे, एक बार हम लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करके सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे और एक बार हम लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करके सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक बार सॉलिड एज अ सॉल्यूट लेंगे और एक बार गैस एज अ सॉल्यूट लेंगे। चलो तो यहाँ पे अपने पास पहला टॉपिक है 2.3.1 solubility of a solid in a liquid। लिक्विड के अंदर जब सॉलिड को डिसॉल्व करे तब सॉल्युबिलिटी हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो देखो पहले मैं थियरी समझाता हूं, फिर यहाँ पे हम पूरा 1 by 1 समझते हैं।
देखो मैंने एक बीकर लिया और ये बीकर में H2O यानी वाटर है मेरे पास। अभी हमें पता है वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। तो जब मैं वाटर में कोई पोलर सॉल्यूट डालूंगा तो वो सॉल्यूबल हो जाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिया है H2O यानी वाटर। वाटर पोलर सॉल्वेंट है, सो इसमें पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो सकते हैं। चलो दूसरे बीकर में मैंने लिया है बेंजीन C6H6। जो बेंजीन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और इसमें आप नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व कर सकते हो। तो इनके ऊपर से एक पॉइंट निकल के आता है, लाइक डिसॉल्व लाइक्स। अभी देखो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है कि पोलर सॉल्वेंट में जो भी इंटरेक्शंस होते हैं यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वही आपको पोलर सॉल्यूट में मिलेगी। इसीलिए पोलर पोलर में ही डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर मटेरियल नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हमें यही समझाया है। चलो हम एक बार लाइन टू लाइन इसको देख लेते हैं। तो पहले दो तो एग्जाम्पल दिए हैं कि एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लिक्विड में सारे सॉलिड डिसॉल्व हो सके। देखो सेकंड पॉइंट कि सोडियम क्लोराइड NaCl और जो शुगर है वो वाटर में इजीली रेडली यानी फास्टली डिसॉल्व होते हैं। बट जो नैफ्थेलिन एंथ्रेसिन, ये जो नैफ्थेलिन एंथ्रेसिन जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन पोलर है, सो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। सो यहाँ पे दिया है डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। चलो ऑन अदर हैंड naphthalene और anthracene dissolve readily in benzene because naphthalene is non-polar solute, so dissolve in non-polar solvent like benzene, but sodium chloride and sugar do not dissolve। तो यहां से एक बात निकल के आती है, it is observed that polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे इसका रीजन, in general a solute dissolve in a solvent if the intermolecular interactions are same or similar, so we can say that like dissolves like। तो ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, इनको एक बार पढ़ लो, फिर हम दो डेफिनेशन सेकंड पैराग्राफ में से निकालेंगे। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन करके दो डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो देखो एक ही लाइन में मैं आपको समझा दूं।
डिसॉल्व करने का प्रोसेस जो होगा उसे डिसॉल्यूशन प्रोसेस कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिसॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा उसे हम डिसॉल्यूशन प्रोसेस कहेंगे। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि ये मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, अभी मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूं, डिसॉल्व कर रहा हूं, तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और यही प्रोसेस को तो डिसॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है कि when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and concentration of solution is increased. This process is known as dissolution process. ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिसॉल्यूशन प्रोसेस कहेंगे। चलो सेकेंड डेफिनेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जो भी मटेरियल आपने डिसॉल्व किया है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ सॉल्यूशन में कोलाइड हो गए और वो सॉल्यूशन में से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, तो वो प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, या क्रिस्टल के फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं। तो देखो इनके डेफिनेशन, some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separate out from the solution. This process is known as crystallization. देखो स्टूडेंट्स, मैं एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आपको दोनों प्रोसेस समझाता हूं। मैंने यहां पे ले लिया सॉल्यूट और इसको मैंने डाल दिया सॉल्वेंट में। तो मैंने बोला कि सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो ये जो डायरेक्शन में प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसॉल्यूशन। और हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। चलो अभी उल्टा सोचो, सॉल्यूशन में से सॉलिड सॉल्यूट सेपरेट आउट हुआ, तो वो प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। यहां पे फिर से मैं एक बार क्लियर करवा दूं, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो भी लिक्विड स्टेट में मिलेगा। चलो अब जब सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन होगा तब ये दोनों रिएक्शन है, डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, दोनों का रेट सेम होगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें नीचे वही समझाया है। क्या स्टेज इज रिच when two processes occur at the same rate. Under such conditions, the number of solute particles going into solution will be equal to solute particles separate out the. This state is known as dynamic equilibrium. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जितने पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए उतने ही पार्टिकल्स सेपरेट हो गए। ये चीज यहां से आपको समझ में आनी चाहिए। चलो तो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ था, ये वाला। ये दो पैराग्राफ में आपको वो चीज समझाई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, और फिर सैचुरेटेड पता चले तो उसका अपोजिट होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए तो यहां पे हम समझ लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो मैंने एक बीकर लिया जिनमें वाटर है,
तो फर्स्ट स्पून में डालूंगा तो वो फास्ट डिजोल्व होगा। सेकेंड स्पून अगर मैं सॉल्यूट डालूंगा तो उसका जो डिजोल्व होने का रेट है वो कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। वही सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखो इसके एक ही डेफिनेशन मैंने सिंपल यहाँ पे आपको दे दी है कि सच अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved at a same temperature या given temperature and pressure is called saturated solution। तो पहला यहां तक आप क्लियर कंप्लीट पढ़ लो एक बार। तो देखो फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद एक और डेफिनेशन जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि वी कैन मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन, unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature। चलो इनके बाद हमें मेन दो फैक्टर्स देखने हैं कि जब हम लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करें तब फर्स्ट फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर की बेसिस पे अगर मैं रिएक्शन के टाइप्स निकालूं तो दो टाइप्स होते हैं। एक तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट अंदर ऐड होगी रिएक्शन में, और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन करने के लिए हीट चाहिए, सो जो डेल्टा एच सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है यानी डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव। अभी हम बात करें कि दोनों में टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनमें जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे आपको गिवन है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, the solubility should be increased with increase in temperature, and if the reaction is exothermic then the solubility should be decreases। तो ये यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिए हैं। चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हम यहाँ पे सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, सो हमें पता है कि सॉलिड जो मटेरियल्स होते हैं उनके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं होगा उसमें, वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। सो यहाँ पे प्रेशर का कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो यही पॉइंट एक समझाया है कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट on the solubility of solids in liquid. It is so because solid and liquids are highly incompressible.
and practically remain unaffected by the change in pressure. तो यहाँ तक रखते हैं आज के ये लेक्चर में। देखो, solubility of a solid solute in a liquid solvent यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम solubility of gas solute in liquid solvent पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीटली पढ़ लो।